एजुकेशन। आज हम लोग एसी थ्योरी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में और इम्पीडेंस क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्योर कैपेसिटिव सर्किट को देखा कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, करंट से लैग करता है या करंट लीड करती है वोल्टेज से, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है। तो हम लोगों ने तीन सर्किट देखा, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट था और एक प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग ने सीखा क्या, वोल्टेज और करंट क्या है आपकी सेम फेज में होती है। सेम फेज में होने के कारण उनके बीच का फेज एंगल फाई बराबर 0 और उसके सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी पावर फैक्टर यूनिटी होता था। और वोल्टेज और करंट का जो फेजर डायग्राम होता था वो सेम फेज में होता था। वही चीज प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ कि जो हमारी करंट होती थी वो क्या होती थी, लैग करती थी वोल्टेज से, और इसके कारण जो परिपथ का फेज एंगल होता था वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल वो 90 होता था और पावर फैक्टर cos 90 यानी 0। तो ये क्या होता था, करंट पीछे होती थी इसलिए कहेंगे 0 लैगिंग। फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम लोगों ने देखा कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, करंट से पीछे होता है बाई एट एंगल 90। तो 90 डिग्री क्या होता है, वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होती है। तो यहाँ भी फेज एंगल फाई बराबर 90, तो पावर फैक्टर जो हमारे सर्किट का हो जाएगा कॉस फाई यानी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो कैपेसिटर के कारण जो पावर फैक्टर होगा 0 लीडिंग होगा। फिर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस में होता है हमारा पावर लॉस P बराबर बी स्क्वायर बटे आर या आई स्क्वायर आर, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो लॉस होता था वो क्या होता था, 0 होता था। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी क्या होता था, 0। क्यों, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टर होता था वो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी क्या करता था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में स्टोर करता था, और निगेटिव हाफ स्क्वायर साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी परिपथ या लोड को दे देता था, जिसके कारण हमारे परिपथ में कोई भी लॉस नहीं होता था। ऐसे हमारे कैपेसिटर जो होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हाफ सी बी स्क्वायर एनर्जी प्रथम अर्ध चक्र के दौरान क्या करता था, स्टोर करता था, और निगेटिव हाफ साइकिल में वो परिपथ को प्लस हाफ सी बी स्क्वायर नेगेटिव हाफ सी बी स्क्वायर एनर्जी दे देता, जिसके कारण हमारे परिपथ में कोई भी लॉस नहीं होता था। और हमारा परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग और प्योर इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग। आज हम लोग सीखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे हमारा डीसी परिपथ में रेजिस्टेंस होता है, धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार हमारा एसी सर्किट में रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस दो होता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था एक्सएल बराबर 2πfl, और यहाँ हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक एक्सएल होता है, एक एक्सी होता है। तो प्रत्येक कैपेसिटर में कम और अधिक कैपेसिटेंस विद्यमान होता है, जिसके कारण वह अपने सिरों पर अप्लाइड वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर जो होता है वो करंट के परिवर्तन का विरोध करता है और कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार एसी फ्लो के लिए कैपेसिटर के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, जो मात्रक रेजिस्टेंस का होता है वही मात्रक इसका भी होता है, ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू सी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में होती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो यहाँ पर ओमेगा का मान रखेंगे, एक्सी इक्वल टू 1/2πf इंटू सी हो गया। उसके बाद में प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आई बराबर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया और परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे ओम्स में होता है आई बराबर बी बटे आर, तो रेजिस्टेंस में होता है आर, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, एक्सी होता है। बी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज इन वोल्ट, आई क्या है, करंट इन एम्पियर। उसके बाद में एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम। एफ क्या है, आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, इंडिया की फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है। सी क्या है, कैपेसिटेंस, इसका मात्रक फैराड। अगला क्या होता है, इम्पीडेंस, जिसे कहते हैं प्रतिबाधा, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है।
हम लोग जानते हैं कोई भी एसी सर्किट है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव नहीं होता है, कोई भी सर्किट आइडियल नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम लोग कॉपर खरीद के लाते हैं तो उसमें कॉपर में क्या होता है, 99% कॉपर होता है, 1% टिन या लेड होता है, तो जिसके कारण हमारा कॉपर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है उसी 1% टिन और लेड मिलाने के कारण। यानी कोई भी जैसे सोना होता है 24 कैरेट, तो सोने में भी क्या होता है, प्योर 100% सोना नहीं, उसमें कुछ अन्य भी एलॉय मिले होते हैं, इसके कारण उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ ना आता है। यानी कोई भी सब चीज क्या होता है, आइडियल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अशुद्धियां मिली होती हैं। तो प्रत्येक एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के अलावा कुछ ना कुछ रेजिस्टर होता है, यानी कुछ ना कुछ रेजिस्टर होता है जो किसी अन्य पदार्थ को मिलाने के बाद आ जाता है, तथा कोई भी सर्किट आइडियल एल व सी यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव नहीं होती है। तो किसी एसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए उत्पन्न अवरोध ही इम्पीडेंस कहलाता है। जैसे रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है, वैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है और एसी सर्किट में वही विरोध करंट का क्या करता है, इम्पीडेंस करता है। जो काम डीसी में रेजिस्टेंस का है, करंट का विरोध करना, वही काम एसी सर्किट में इम्पीडेंस का होता है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, उसी प्रकार इम्पीडेंस का भी मात्रक ओम होता है। यह था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस जो हमारे एसी पे कार्य करता है। फिर एक नोट होता है कि डीसी के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, 0 हर्ट्ज। उस समय एक्सी और एक्सएल कितना होगा, आपको यह बताना है कि एक्सी कितना है और एक्सएल कितना है। तो एक्सी इक्वल टू हम जानते हैं 1/ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं 2πf इंटू सी। फ्रीक्वेंसी 0, तो ये किसी नंबर को 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0, और 1/0 नहीं, किसी नंबर को 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी आपका जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट, और इसका मात्रक ओम, यानी प्रतिरोध आपका बहुत ज्यादा है। अगर आपका ये बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या करंट क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। और करंट 0 कब होगी, जब आपका परिपथ ओपन सर्किट होता है, यानी उस समय ब्रांच आपकी क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट, और करंट का मान 0 होता है। यानी डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान जो होता है इनफाइनाइट, और उस मतलब इसे कहते हैं ओपन सर्किट, उस समय करंट का मान 0 होता है। और वही इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2πfl, और एफ का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो गया, 0। यानी आपका रिएक्टेंस का मान क्या हो गया, 0, यानी रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो उसमें क्या हो गया कि करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया। और करंट कब बहुत ज्यादा बढ़ता है, जब परिपथ हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये था नोट कि जो डीसी पे एक्सी क्या होता है, इनफाइनाइट, उस समय ब्रांच ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। और इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, एक्सएल बराबर 0, उस समय ब्रांच क्या करेगी, शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगी। इसमें करंट का मान 0, इसमें करंट का मान बहुत ज्यादा है। ये था हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा, और इम्पीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मात्रक क्या होता है। और एक स्पेशल नोट कि डीसी के लिए हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस किस की तरह बिहेवियर करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। चैनल को